हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपको कैसे रिक्रूटर से सैलरी नेगोशिएट करनी चाहिए, कैसे आप वो 10-20% एक्स्ट्रा हाइक ले सकते हो अपने फाइनल ऑफर पे। सबसे पहली चीज़ है कि आपने कंपनी में अप्लाई किया, आपने ऑनलाइन टेस्ट दिया, आपने इंटरव्यूज़ दिए, आपने टेक्निकल, बिहेवियरल, कल्चरल सारे तरीके के इंटरव्यूज़ दिए, आपने इंटरव्यूज़ क्लियर कर ली। तो सबसे पहली चीज़, आप अपने आप को एक बार कंग्रेचुलेट करो कि आप इस लेवल तक आ गए जहाँ पे आपको एक वर्बल ऑफ़र फ्रॉम रिक्रूटर मिल चुका है। तो आप अपने आप को कंग्रेचुलेट करो और उसके बाद में हम लोग इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पॉइंट आप अपने मन में रख सकते हो, क्या क्या चीज़ें आप ध्यान में रख सकते हो जब आप सैलरी नेगोशिएट कर रहे हो रिक्रूटर्स के साथ में, जिससे कि आपका जो ओवरऑल ऑफ़र है वो 10-20% एक्स्ट्रा आपको मिले ऑन टॉप ऑफ द फाइनल ऑफ़र। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर वीडियो। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है कि जब आपको रिक्रूटर से कंफर्मेशन मिलता है कि मतलब टीम ने आपको सूटेबल समझा है इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, टीम ने आपके इंटरव्यूज़ लिए और आपकी फीडबैक काफ़ी पॉजिटिव है या नहीं ये तो रिक्रूटर आपको बताएगा, लेकिन आपकी फीडबैक जो है पॉजिटिव है और उसके बेसिस पे टीम चाहती है कि आपको वो एक ऑफ़र रोल आउट करें। तो आप किस रेंज में सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हो ये रिक्रूटर आपसे इनिशियल स्क्रीनिंग में भी पूछ सकता है। हो सकता है वो आपको बीच इंटरव्यू प्रोसेस में पूछे, या हो सकता है जब आपको वर्बल कंफर्मेशन दे कि आपको टीम ऑफ़र रोल आउट करना चाहती है और आप किस रेंज में एक्सपेक्ट करते हो। तो जब भी आपसे ये क्वेश्चन रिक्रूटर करे तो एक डेफिनेट आंसर कभी भी नहीं देना है, एक स्पेसिफिक नंबर कभी भी नहीं देना है आपको, क्योंकि वो स्पेसिफिक नंबर हो सकता है आप उस स्पेसिफिक नंबर से लो बॉल हो जाओ, क्योंकि आप या तो आपने अपनी मार्केट रिसर्च ऑलरेडी कर रखी है कि ये कंपनी ऑलरेडी इस पोजीशन पे इतना पैसा इतने एक्सपीरियंस के बंदे को देती है, तो अगर मेरा एक्सपीरियंस इतना है तो मुझे एटलीस्ट इतना एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए। लेकिन वो जो रेंज है या वो जो मार्केट स्टैंडर्ड है उस कंपनी का, वो आप पे नेगेटिव भी पड़ सकता है, पॉजिटिव भी पड़ सकता है। तो हमेशा अगर आपने अपनी रिसर्च बहुत अच्छे से कर रखी है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो, अदरवाइज़ एक रेंज हमेशा अपने साथ में रखो कि आप इस रेंज में सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हो, ना कि एक स्पेसिफिक नंबर। ये जो सैलरी नेगोशिएशन है ये 2 वे कम्युनिकेशन है। यहाँ पे रिक्रूटर आपको हायर करना चाहता है और आप भी उस कंपनी को ज्वाइन करना चाहते हो। तो यहाँ पे जो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ रिक्रूटर्स करते हैं, मतलब वर्बल ऑफ़र बताने से पहले वो आपकी प्रीवियस सैलरी फोर्स करके पूछते हैं या फिर आपसे पूछने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे तरीक़ों से बोलेंगे कि आप ये हमें आपकी प्रीवियस सैलरी पता होनी चाहिए, हमें सिस्टम में देनी है आगे ऑफ़र रोल आउट करने के लिए, या हो सकता है ये हमारे यहाँ की प्रोसेस है कि हमें आपका प्रीवियस कॉम्पनसेशन पता होना चाहिए। तो आप भी अपना स्टैंड होल्ड कर सकते हो और आप भी अपना जो प्रीवियस सैलरी है वो बताने से पहले आप या तो आप बताओ मत, आई डो नॉट फील कंफर्टेबल कि मैं अपना प्रीवियस सैलरी आपके साथ में डिस्कस करूं, या फिर आप बोल सकते हो कि एटलीस्ट यू गिव मी योर इनिशियल ऑफर देन आई कैन डिस्क्लोज माय प्रीवियस सैलरी। क्योंकि अब बहुत सारे रिक्रूटर्स ऐसा करते हैं कि आपकी प्रीवियस सैलरी जो है उस सैलरी के बेसिस पे आपका जो वर्बल ऑफर है वो बनाते हैं, एंड देन दे गिव यू 5-10% एक्स्ट्रा उस वर्बल ऑफर पे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपका जो प्रीवियस सैलरी वो आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है कि अगर आपकी सैलरी पहले थोड़ी सी कम थी मार्केट स्टैंडर्ड से, या मतलब अगर आपको लगती थी कि वो कम है, तो प्रीवियस सैलरी डिस्क्लोज करने से पहले हमेशा 2 चीज़ें ध्यान में रखो। पहली चीज़ कि या तो आप रिक्रूटर से बोलो कि आप अपनी रेंज या आप अपना एक इनिशियल ऑफ़र मुझे बताओ कि आप कितना रोल आउट करना चाहते हो, या फिर दूसरा आप मना कर सकते हो कि मैं अपना प्रीवियस सैलरी डिस्क्लोज नहीं करूँगा किसी भी सिचुएशन में, क्योंकि मेरी प्रीवियस सैलरी डज नॉट मैटर। इस केस में मैं एक नई कंपनी में अप्लाई कर रहा हूँ, एक नई पोजीशन पे अप्लाई कर रहा हूँ, एक नए डोमेन में अप्लाई कर रहा हूँ, तो मतलब मुझे आई डू नॉट फील कंफर्टेबल शेयरिंग माई प्रीवियस सैलरी। तो आप उस केस में मना कर सकते हो कि मैं अपनी प्रीवियस सैलरी डिस्क्लोज नहीं करूँगा। थर्ड थिंग जो आजकल सुनने में मिलती है, रिक्रूटर्स आपको एक वर्बल ऑफ़र देने से पहले बोलते हैं कि आपकी इंटरव्यू परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं थी, या उतना एक्सपेक्टेड नहीं थी जितना वो लोग इस पर्टिकुलर पोजीशन पे हायर करते हैं।
तो उस केस में आप बहुत ही स्पेसिफिक हो सकते हो। आप बोल सकते हो कि अगर इफ़ यू फील कंफर्टेबल यू कैन शेयर द इंटरव्यू फीडबैक विद मी, या फिर आप कोई जेनेरिक टर्म्स में फीडबैक मेरी बता सकते हो कि मैंने यहाँ पे अच्छा किया, यहाँ पे बुरा किया, क्या ऐसा था जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे मेरे से इस रोल पे, इस एक्सपीरियंस पे, जो जिसकी वजह से मेरा जो इंटरव्यू फीडबैक था वो उतना अच्छा ही नहीं था। क्या चीज़ें होती हैं जो आप एक्सपेक्ट करते हो एक आइडियल कैंडिडेट में। तो जब भी नेक्स्ट टाइम आपसे रिक्रूटर बोले कि इस रोल पे या फिर आपका इस इंटरव्यू प्रोसेस में आपका कुछ राउंड्स में जो था इंटरव्यू फीडबैक उतना अच्छा नहीं था, तो आप अपफ्रंट इंटरव्यू फीडबैक अपने रिक्रूटर से कलेक्ट कर सकते हो। आप बोल सकते हो कि आप ये चीज़ शेयर कर सकते हो मेरे साथ में कि मैंने कहाँ पे, मतलब मैं किन किन चीज़ों के बारे में, किन किन चीज़ों में लैग कर रहा था, या क्या चीज़ें ऐसी थी जो आपको मेरी इंटरव्यू प्रोसेस में पसंद नहीं है, जिसकी वजह से आपने बोला कि मेरी इंटरव्यू फीडबैक जो थी वो पॉजिटिव नहीं थी, उतना पॉजिटिव नहीं थी जितना यूजुअली आप हायर करते हो। अगली चीज़ जो आप कंसीडर कर सकते हो नेक्स्ट टाइम रिक्रूटर से सैलरी निगोशिएट करते टाइम पे, वो ये कि आप ये कन्वे कर दो कि आपकी जो करंट परफॉर्मेंस थी विद इन दी कंपनी वो काफ़ी अच्छी थी, और उसकी वजह से जो आपकी करंट कंपनी है वो दे आर शोइंग इंटेंट टू रिटेन यू। तो उस केस में वो लोग आपको थोड़ा सा मतलब आपको हाइक देने का प्लान कर रहे हैं और आपको प्रमोट करने का प्लान भी कर रहे हैं। और जिस रिक्रूटर से आप अपनी सैलरी नेगोशिएट कर रहे हो वो काफ़ी रिजिड है इन द सेंस कि वो आपकी प्रीवियस सैलरी के बिना आपको ऑफ़र रोल आउट करने के प्लान में नहीं है, और आपकी प्रीवियस सैलरी जो है थोड़ी सी कम है मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो अगर ऐसा सीन है तो आप अपना जो पॉइंट है वो आप फ्रंट बोल सकते हो रिक्रूटर को कि ऑल्दो मेरी प्रीवियस सैलरी कम है, बट जो मेरी करंट कंपनी है उन्होंने मुझे मेरी जो इस साइकिल में, करंट साइकिल में मेरी परफॉर्मेंस थी, वो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी, जिसकी वजह से मुझे ऑलरेडी वो लोग 30% या 40% हाइक दे रहे हैं, जिसकी वजह से या हो सकता है वो मुझे प्रमोट कर दें इस साइकिल में। तो ये चीज़ भी आप अपने रिक्रूटर को कन्वे कर दोगे तो उसके मन में एक कॉर्नर आ जाता है कि शायद आप ऑफ़र रिजेक्ट कर दो अगर सैलरी आपकी एक्सपेक्टेशन से नहीं मिलेगी। तो आप इस पॉइंट को भी यूज़ कर सकते हो नेक्स्ट टाइम अपनी सैलरी नेगोशिएशन में रिक्रूटर के साथ में। नेक्स्ट चीज़ है मल्टीपल ऑफ़र्स। जब आप इंटरव्यूज़ देना स्टार्ट करते हो तो आपको जस्ट एक कंपनी से ऑफ़र नहीं मिलता है, आपके पास मल्टीपल ऑफ़र्स भी हो सकते हैं। आपके पास अलग अलग कंपनी से ऑफ़र्स हैं, तो आप उन ऑफ़र्स को भी एज अ काउंटर ऑफ़र यूज़ कर सकते हो अपने रिक्रूटर के साथ में जब आप सैलरी नेगोशिएट कर रहे हो। क्योंकि जब आप काउंटर ऑफ़र शो करते हो अपने रिक्रूटर को तो ऑल्दो दे विल आस्क यू फॉर अ प्रूफ, तो उस केस में भी आप अपना जो वर्बल ऑफ़र है उसके ऊपर आप मल्टीपल आइटरेशंस करवा के आप एक फ़ाइनल ऑफ़र जो आपको एक्सपेक्टेड है आप वो बनवा सकते हो। ऑल्दो ये जो काउंटर ऑफ़र वाली चीज़ है ये कभी कभी किस केस में नेगेटिव भी कैंडिडेट पे पड़ सकती है। जब आप काउंटर ऑफ़र अपना शो करते हो तो उस टाइम पे रिक्रूटर आपको ये चीज़ बोल सकता है कि यू आर जस्ट मतलब आप ये ऑफ़र मेरे से जस्ट अपनी पुरानी कंपनी को काउंटर करने के लिए ले रहे हो, और मैं आपको कैसे बिलीव करूं कि आफ्टर दिस काउंटर ऑफ़र आप मेरी कंपनी को ज्वाइन करोगे। तो उस टाइम पे आपको अपने रिक्रूटर जिससे आप अभी सैलरी नेगोशिएट कर रहे हो उसको आपको बिलीव दिलवाना पड़ेगा। अगर जो नंबर्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हो या जो सैलरी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस मीट हो जाती हैं तो आप उनकी कंपनी को ज्वाइन करना प्रेफर करोगे, क्योंकि उनकी कंपनी में आपको प्लस पॉइंट्स भी ऑलरेडी कलेक्ट करके रखने हैं जब आप उस पर्टिकुलर कंपनी के रिक्रूटर से आप अपनी सैलरी नेगोशिएट कर रहे हो। कि जब भी वो बोले कि आप मेरी कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो तो आप वो सारे पॉइंट्स को लिस्ट डाउन कर सको कि हाँ भाई आपकी कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है, या आपकी कंपनी का टेक अच्छा है, या आपकी कंपनी की लोकेशन अच्छी है, या जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगे उस कंपनी का, वो सारे पॉइंट जब आप बताओगे रिक्रूटर को तो वो एक सॉफ्ट कॉर्नर बताता है हाँ कि आप आफ्टर दिस काउंटर ऑफ़र मल्टीपल ऑफ़र्स होने के बाद भी आप उनकी कंपनी ज्वाइन करना प्रेफर करोगे, और क्यों करोगे वो आपने ऑलरेडी रीजंस बता दिए। अनदर पॉइंट जो आप यूज़ कर सकते हो वो है कि आपका जो नोटिस पीरियड है वो उतना ज़्यादा नहीं है, तो आप
अपने रिक्रूटर को ये कन्वे कर सकते हो कि मेरा जो नोटिस पीरियड है वो जस्ट 15 डेज़ का है और उसमें से मैंने 5 to 10 डेज़ ऑलरेडी सर्व कर रखे हैं, और अगर आप ऑफ़र रोल आउट करते हो विद माई एक्सपेक्टेशंस तो मैं हो सकता है कि आपकी कंपनी को इमीडिएटली ज्वाइन कर सकूं या इमीडिएटली ज्वाइन कर लूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं अनएम्प्लॉयड ना बैठूं और मैं चाहता हूं कि एज सुन एज पॉसिबल मैं दूसरी कंपनी ज्वाइन कर सकूं। और मैं आपकी कंपनी में काफ़ी इंटरेस्टेड हूं, आपकी कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी अच्छा है और मैं चाहता हूं कि जितना जल्दी हो सके मैं आपकी कंपनी ज्वाइन कर लूँ। तो ये जो इमीडिएट ज्वाइनिंग का जो एक प्लस पॉइंट होता है, बहुत बड़ा फैक्टर है। रिक्रूटर्स इसको किस तरीके से देखते हैं वो ऐसा, लेट्स से जब आपका 2 महीने का नोटिस पीरियड है या 3 महीने का नोटिस पीरियड है, तो अगर रिक्रूटर ने आपको ऑफ़र रोल आउट आज किया तो रिक्रूटर को और उनकी टीम को 3 महीने या 2 महीने वेट करना पड़ेगा जब आप ज्वाइन करोगे। और उसमें भी अनसर्टेनिटी हमेशा बनी रहती कि अगर आप उस टाइम पे एक्टिवली इंटरव्यूज़ दे रहे हो और आपको मल्टीपल ऑफर्स मिल जाते हैं तो क्या गारंटी है कि आप वही कंपनी ज्वाइन भी करोगे। तो इवन आफ्टर वेटिंग फॉर 2 months और 3 months अगर आपने दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली तो उनका जो ओवरऑल टाइम था वो काफ़ी इन्वेस्ट हुआ था इस प्रोसेस में, इंटरव्यू प्रोसेस में, इंक्लूडिंग उन्होंने पहले इंटरव्यू प्रोसेस कराई, फिर तुम्हारे लिए 2 महीने वेट किया एंड देन यू से कि आप ज्वाइन नहीं करोगे। तो इतना टाइम इन्वेस्ट करने के बाद में अगर कैंडिडेट ज्वाइन नहीं करेगा तो वो बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े करता है रिक्रूटर पे भी। तो रिक्रूटर भी चाहता है कि आप उनकी कंपनी ज्वाइन करो एज सुन एज पॉसिबल। तो आप ये जो आपका पॉइंट है इमीडिएट ज्वाइनिंग का, ये भी आप अपनी नेक्स्ट नेगोशिएशन में अपने रिक्रूटर के सामने रख सकते हो एक्स्ट्रा सैलरी हाइक के लिए। अगली चीज़ आती है इंटरनेशनल ऑफ़र्स। लेट्स से आपके पास में एक इंटरनेशनल ऑफ़र है, तो उस टाइम पे और उस इंटरनेशनल ऑफ़र की जो करेंसी है वो डिफरेंट है। तो उस केस में आप अपनी प्रीवियस सैलरी, भले ही आपकी प्रीवियस सैलरी ज़्यादा थी मार्केट स्टैंडर्ड के, लेकिन आप उस प्रीवियस सैलरी को एज अ काउंटर ऑफ़र नहीं बता सकते क्योंकि वो करेंसी ही टोटली डिफरेंट है। तो उस केस में आपको उसी करेंसी का एक ऑफ़र चाहिए टू काउंटर दी वर्बल ऑफ़र जो अभी आपको रिक्रूटर ने दिया है। और अगर आप काउंटर ऑफ़र शो करते हो तो उस केस में अगेन फिर से अनसर्टेनिटी आ जाती है कि जब आपने मल्टीपल इंटरनेशनल ऑफ़र्स ले रखे हैं तो हाउ वुड यू चूज़ और हाउ वुड यू डिसाइड कि आपको कौन सी कंपनी ज्वाइन करनी है। तो इस केस में आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि जब भी आप इंटरनेशनल ऑफ़र लो तो हर इंटरनेशनल कंपनी या जो भी लोकेशन आपने चूज़ करी है उस कंपनी के बारे में, उस लोकेशन के बारे में सर्टेन पॉइंट्स, सर्टेन डेटा पॉइंट्स या बुलेट पॉइंट्स बना के रख लो कि जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो क्यों आप ये कंपनी प्रेफर करोगे जिसके साथ में आप अभी नेगोशिएशन कर रहे हो रादर जिसका ऑफ़र आपके पास ऑलरेडी है। तो आपको ये सारे पॉइंट्स ऑलरेडी बना के रखने हैं हर कंपनी के, जब भी आप अपना इंटरनेशनल ऑफ़र एज अ काउंटर ऑफ़र शो कर रहे हो अपने नेक्स्ट रिक्रूटर को। तो ये चीज़ भी आपको अपने ध्यान में रखनी है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके के कंटेंट के लिए, क्योंकि मैं इस तरीके का कंटेंट रेगुलरली इस चैनल पे पोस्ट करता रहूँगा। और कमेंट करके बताइए कि लास्ट जब आपने अपनी जॉब स्विच करी थी तो आपने किस तरीके की टैक्टिक्स यूज़ करी थी रिक्रूटर से सैलरी नेगोशिएशन के लिए, जिससे कि ये टैक्टिक्स या ये चीज़ें और भी वाइडर ऑडियंस के पास में पहुँच सकें। तो कमेंट करके बताइए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगली वीडियो में मिलते हैं फिर नए आइडिया के साथ में। तब तक के लिए